हाँ जी, गुड इवनिंग। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जो आपकी 9th क्लास की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। उसका हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी की कुछ डेफिनेशन, कंसेप्ट्स और प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और दो टाइप की प्रोबेबिलिटी डिस्कस करी थी। एक थी आपकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एक थी आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उन दोनों को कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो आपकी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.2। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। अ टीचर मिक्स लार्ज बैग विद स्वीट ऑफ डिफरेंट कलर एंड रैंडमली सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ 30 स्वीट्स। तो आप स्कूल में हम अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए 2000 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट को कुछ स्वीट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, तो 2000 स्वीट्स आपके पास टोटल है, लेकिन उस 2000 स्वीट्स में से एक सैंपल साइज पिक करा 30 स्वीट्स। तो सैंपल का मीनिंग क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से स्मॉल अमाउंट कुछ पिक कर लेना जो आप इजीली हैंडल कर पाए। ठीक है, तो अ टीचर मिक्स अ लार्ज बैग ऑफ स्वीट ऑफ डिफरेंट कलर एंड रैंडमली सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ 30 स्वीट्स। She count that number of sweets in each color is 10। तो आपके पास जो कलर्स हैं डिफरेंट स्वीट्स के 10 स्वीट्स हैं जिनका कलर क्या है? रेड कलर। 10 हैं जो रेड कलर के हैं। ठीक है, और 8 हैं जो ग्रीन कलर के हैं एंड 7 जो है वो कौन सा कलर है? येलो। ठीक है, ये आपके पास रेड, ग्रीन एंड येलो कलर के हैं और 5 जो है वो ब्लू कलर के हैं। ये आपको टोटल दिए हुए हैं, तो ये आपके पास टोटल 30 स्वीट्स का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली पिक स्वीट फ्रॉम सैंपल इज ग्रीन। तो आपका सैंपल साइज क्या है? सैंपल साइज इज इक्वल टू 30 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन अ सैंपल स्पेस। और आपको पिक कौन से करने हैं? ग्रीन। तो ग्रीन स्वीट्स कितने हैं? इज इक्वल टू 8। तो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन स्वीट, जी से डिनोट कर रहा हूं, फेवरेबल केस विच इज 8 अपॉन सैंपल साइज 30, so it is 4/15। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ग्रीन स्वीट। मेनली स्टूडेंट गलती करता है सेकेंड क्वेश्चन पार्ट में। क्या गलती करता है? इफ देयर आर 600 स्वीट्स इन टोटल इन द लार्ज बैग। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, यहां गलती होती है स्टूडेंट की। अ टीचर मिक्स अ लार्ज बैग ऑफ स्वीट। आपके पास एक लार्ज बैग ऑफ स्वीट था। ठीक है, उसमें से इनिशियली टीचर ने 30 स्वीट्स का कलेक्शन पिक करा रैंडमली। उन 30 स्वीट्स में 10 रेड कलर आए, 8 ग्रीन आए, 7 येलो आए और 5 ब्लू कलर आए। जो हम प्रोबेबिलिटी का एस्टिमेशन दे रहे हैं वो इस सैंपल स्पेस के बेस पे दे रहे हैं। ये आउट ऑफ 30 4/15 चांसेस हैं कि ग्रीन स्वीट्स आए। और सिमिलरली अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें सेकंड में येलो चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो स्वीट्स, येलो के लिए कितने चांसेस है? 7। फेवरेबल केस है, सैंपल स्पेस 30 है, तो 7/30 आपके इन 30 स्वीट्स में से येलो आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? इफ देयर आर 600 स्वीट्स इन टोटल इन दिस लार्ज बैग, then estimate how likely to be yellow sweet based on this one। आपने रैंडमली 30 सिलेक्ट करें, उस 30 में से 7/30 चांसेस हैं येलो स्वीट आने के लिए, तो 600 में से कितने होंगे? वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एस्टिमेशन ऑफ येलो स्वीट्स फ्रॉम 600 और टोटल स्वीट्स मान लेते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो स्वीट
इन सैंपल स्पेस, जो आपका सैंपल लिया था उसमें प्रोबेबिलिटी इनटू नंबर ऑफ स्पीड्स। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द टोटल नंबर। 30 में से ये चांसेस हैं कितने स्वीट्स आने की, येलो स्वीट आने की ये चांसेस हैं। तो 600 में कितने चांसेस होंगे वो आपने कैलकुलेट करना है। तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये 7/30 इंटू टोटल स्वीट्स कितने 600, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये बचेगा आपके पास 20, तो 140। तो 600 में से 140 स्वीट्स चांसेस हैं किसके, येलो स्वीट आने के। और इसी टाइप से आप बाकी स्वीट्स के लिए भी कैलकुलेट करोगे तो टोटल सम करोगे तो डेफिनेटली 600 आएगा, ये ध्यान रखना। अब यहां स्टूडेंट क्या करता है, 7/600 कर रहा है। हमें तो पता ही नहीं ना कि 600 में से कितने येलो हैं। प्रोबेबिलिटी तो तब निकालते हैं अगर हमें 600 में से येलोस का पता होता। हमें कैलकुलेट करने के 600 में से येलो कितने हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसी की। इन अ सर्वे इज कंडक्टेड एट अ स्कूल वेयर रैंडम सैंपल ऑफ 40 स्टूडेंट, ठीक है। तो अब स्कूल में तो आपके फॉर एग्जांपल 2000 स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन सर्वे में कितने स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्ट करें, 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। आउट ऑफ दिस 40 जो फेवरेट क्लब है उनका स्टूडेंट्स का क्या है, 14 स्टूडेंट है जो साइंस क्लब में है। तो मैं इसको लिखता हूं SC साइंस क्लब। कितने स्टूडेंट है, 14 स्टूडेंट। देन 11 स्टूडेंट है जो आर्ट्स क्लब में है, आर 11 स्टूडेंट, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लब में हमें नहीं पता कितने अभी, तो SP क्लब में अभी नहीं पता, मान लेते हैं कि X है। 6 स्टूडेंट है डिबेट में, तो डिबेट क्लब DC लिख लेता हूं उसको मैं, इज अ 6 स्टूडेंट। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो ये पूरा राइट डाउन करेंगे, ध्यान रखिएगा। मेरा टास्क है क्वेश्चन एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ये लैंग्वेज आपका राइट करने का टास्क है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 40। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 14 प्लस 11 प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 40। इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25, 31, तो 40 माइनस 31 इज इक्वल टू 9। क्लियर। तो आपके पास जो स्पोर्ट्स क्लब में है वो क्या है, 9 स्टूडेंट्स है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजिंग स्टूडेंट फ्रॉम सैंपल प्रेफर द आर्ट क्लब। तो आर्ट क्लब में फेवरेबल केस कितने हैं, 11, टोटल केस कितने हैं, 40। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इन आर्ट क्लब इज 11/40, डायरेक्टली आ गई। प्रोबेबिलिटी इन साइंस क्लब अगर कैलकुलेट करनी है, यहां पे नहीं है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो 14/40 आ जाएगी, विच इज 7/20। प्रोबेबिलिटी इन स्पोर्ट्स क्लब की अगर मैं बात करूंगा, वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 9/40। फेवरेबल केस कितने हैं, 9, और 40 सैंपल स्पेस का साइज है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिबेट क्लब कितनी होगी, आपके पास कितने हैं स्टूडेंट, 6/40 यानी कि 3/20। अब आप यहां देखो एक बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज, इन सब का सम करिए, 11/40, 7/40, 9/40 एंड 3/20, इन सब का सम करेंगे, ये सम 1 आएगा। तो जितने भी आउटकम है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है, ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वो कह रहा है कि क्लब अज्यूम दैट 800 स्टूडेंट होल इन स्कूल, स्कूल में टोटल 800 स्कूल है स्टूडेंट्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रैंडमली चूज स्टूडेंट फ्रॉम सैंपल। यहां देखना स्टूडेंट कहां से चूज करा गया है, होल स्कूल से चूज करा गया है या सैंपल से चूज करा गया है। अगर सैंपल से चूज करा गया है तो फेवरेबल केस अपॉन सैंपल साइज। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया,
11/40। थर्ड पार्ट देखिए, यूजिंग द सैंपल रिजल्ट एस्टिमेट द हाउ मेनी स्टूडेंट इन होल स्कूल। यहां किसकी बात कर रहा है? होल स्कूल आर लाइकली प्रेफर द स्पोर्ट क्लब। स्पोर्ट्स क्लब के स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट के स्पोर्ट्स क्लब चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या? 9/40। तो आउट ऑफ 800, तो एस्टिमेशन ऑफ स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स क्लब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब स्टूडेंट इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस वन। बेसिकली ये कितने परसेंट स्टूडेंट हैं इस क्लब में वो रिप्रेजेंट करता है। हमने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी तो वो परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 9/40 परसेंट जो स्टूडेंट है वो बेसिकली स्पोर्ट्स क्लब में, इनटू बेसिकली 100 करेंगे तो दैट इज द परसेंटेज, ठीक है। तो यहां पे ये क्या आ जाएगा? 9/40 इंटू 800, 180 स्टूडेंट्स। सिमिलरली आप बाकी में भी कलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे अगर बात करेंगे ये क्या आ जाएंगे आपके पास? 11 इंटू 20, 220 स्टूडेंट आ जाएंगे इस क्लब में। इस क्लब में 14 इंटू 220, तो ये आ जाएगा 280 स्टूडेंट यहां पे आ जाएंगे। और यहां पे अभी कैलकुलेट कर चुके हैं 180 स्टूडेंट, और यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू दिस, तो यानी कि 120 स्टूडेंट। टोटल सम अप करेंगे तो ये 300 और ये आपके पास आ गया 500। टोटल सम कितना है? 800। टोटल स्टूडेंट कितने आपके? 800। ये आप रीवेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, तो आपको किसी भी क्लब में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आई थिंक क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं थोड़ा आगे। थर्ड क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज का। अ टॉस इज कॉइंड 20 टाइम एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट ईच टाइम, हेड और टेल हाउ मेनी टाइम डिड यू गेट होल्ड। तो ये आपका बेसिकली होमवर्क है। मेरा इसमें कोई काम नहीं है। आपको किसी एक कॉइन को टॉस करना है, कितने टाइम? 20 टाइम। एंड अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है हाउ मेनी टाइम यू विल गेट हेड, हाउ मेनी टाइम यू विल गेट टेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड। तो जितने टाइम हेड आएंगे, मान लीजिए लेट इट विल बी 11, तो प्रोबेबिलिटी उस केस में कितनी आ जाएगी? 11 बाई कितने टाइम टॉस किया? 20। जितने भी हेड आएंगे दैट नंबर ऑफ हेड अपॉन जितने टाइम आपने टॉस किया है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। क्लियर? इफ यू टॉस कॉइन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टेल्स। ये हम कर सकते हैं। अब ये पहले दोनों क्वेश्चन कौन है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। ये जो फोर्थ क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। ये फोर्थ क्वेश्चन जो यहां पे है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। यू टॉस अ कॉइन वंस, एक बार टॉस किया तो आपका हेड या टेल आएगा। तो ये मेरा सैंपल स्पेस आ गया, आइदर हेड और टेल। फेवरेट केस, तो इवेंट क्या है? मुझे क्या चाहिए? ओनली टेल चाहिए। तो इसकी कार्डिनलिटी 1 और इसकी कार्डिनलिटी 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। ई क्या है? हमें टेल चाहिए, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, जो आपकी थ्योरी पढ़ाई थी तो वहां पे एक लॉ पढ़ा था, लार्ज लॉ ऑफ लिमिट। उसका मीनिंग क्या था? अगर यही एक्सपेरिमेंट हम लार्ज नंबर ऑफ टाइम ट्राई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/2 ही आनी चाहिए। कभी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप इसको करके देखिएगा। एक टॉस को 100 टाइम करके देखिएगा, हेड नोट डाउन करिएगा कितने टाइम आए, टेल कितने टाइम आए। आप फाइंड करेंगे कि जो नंबर आएगा प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर 100, वो अप्रोक्सीमेटली 1/2 के नेबरहुड में आएगा। अगर 100 पे नहीं आएगा तो थोड़ा और लार्ज करेंगे, 150, 170, 180 तक जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके चांसेस जो होंगे वो
1.2 के 1/2 के आसपास आएंगे। आप दो स्टूडेंट एक साथ बैठ के भी करके देख सकते हैं, दोनों के चांस अप्रोक्सीमेटली 1/2 के आसपास आएंगे, यानी कि 50% चांस आएंगे हेड आने के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका होमवर्क है। आप ये बोतल के साथ या कप के साथ रेगुलरली करते रहते हैं। आप एक कप थ्रो कर रहे हैं, कप आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, और गिर भी सकता है, फॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इन तीनों सिचुएशन को नोट डाउन करना है। इट इज से S1 स्टेज, S2 स्टेज और S3 स्टेज, और आपको काउंट करना है कि इस कप के अपवर्ड डायरेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मैं वन टाइम कर रहा हूं, वन टाइम कप को थ्रो कर रहा हूं, तो मेरे पास आउटकम कितने हैं? 3। तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? अगर मैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी देखूं तो सैंपल स्पेस उसमें क्या आ जाएगा आपके पास? स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3, 3 स्टेज आ जाएंगी। और मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेज 1। तो फेवरेबल केस कितने? 1, और एग्जॉस्टिव केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने? 3। तो 1/3 चांसेस हैं कि आपका कप सीधा रहेगा, और 1/3 चांस है कि कप उल्टा जाएगा, और 1/3 चांस है कि कप आपका गिरेगा। ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन आपको ये क्या करना है? टॉस अ पेपर कप 100 टाइम, आपको 100 टाइम करना है। ठीक है, आफ्टर ईच टॉस रिकॉर्ड वेदर कप इज लैंड ऑन बॉटम यानी कि स्टेज 1, अपसाइड डाउन यानी कि स्टेज 2, और इट्स टॉप और इट्स साइड यानी कि ये आपका फेल डाउन हो रहा है इस टाइप से। अज्यूमिंग दैट प्रोबेबिलिटी, assign the probability to outcome by using the experimental probability। ठीक है, पेपर कप लैंडिंग पोजीशन लेफ्ट टू राइट, बॉटम, टॉप और साइड, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है कि कितने टाइम आपके पास ये सिचुएशन है, कितने टाइम ये सिचुएशन है, कितने टाइम ये सिचुएशन है, अपॉन 100 करेंगे, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। डेफिनेटली जब आप एग्जाम में बैठे हैं तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आने वाला है, क्योंकि एग्जाम में बैठ के तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ये जब आपको प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, कहीं लैब में अगर आपका काम हो रहा है तो लैब में ये प्रैक्टिकल आपसे करवाया जा सकता है। ठीक है, या एक होमवर्क दिया जा सकता है कि आप ये करके देखिए, उस होमवर्क में आप करके देखिए, बट ट्राई करिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। आपको फील होगा कि अगर इसको मैं नंबर को जैसे 100 टाइम है, इस नंबर को जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा तो मेरे कप के सीधा खड़े होने की प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 1/3 आएगी। ठीक है, मूव करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर ऑफ अ रोलिंग साइड ऑफ अ डाइस? तो अगर मैं किसी डाइस को रोल कर रहा हूं, कोई भी एक डाइस है उसको अगर मैं रोल कर रहा हूं, ठीक है, तो किसी डाइस पे बेसिकली क्या नंबर हो सकते हैं? सिंगल डॉट हो सकता है, यहां पे 5 डॉट्स भी हो सकते हैं, या 6 डॉट हो सकते हैं, या अदर साइड देखेंगे तो वहां पे 4 डॉट बना लेते हैं, इजी बन जाएंगे। ठीक है, अदर साइड में 6 डॉट। तो बेसिकली आउटकम्स क्या हैं और सैंपल स्पेस क्या है? यहां पे सैंपल स्पेस यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो क्या आ जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जो फेस है, फेस क्या होता है? अपवर्ड डायरेक्शन। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 का मतलब 1 डॉट, 2 डॉट आ सकते हैं, 3 डॉट आ सकते हैं। डाइस पे तो नंबर नहीं लिखे होते ना, डॉट लिखे बने होते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं कि अगर 6 डॉट्स आ गए तो 6 आ गया आपका, तो गेम स्टार्ट। ठीक है, हमें क्या चाहिए? इवन नंबर। तो आपका जो इवेंट है, इवेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? 2 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, या 6 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, जिसको NS से डिनोट करते हैं 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट इज 3, और प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस, विच इज इक्वल टू 3/6, which is equal to 1/2। तो दिस इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, और यही चीज आप एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं। लेकिन आप 1 टाइम करेंगे या 2 टाइम करेंगे, 3 टाइम करेंगे तो हो सकता है आपके
रिजल्ट्स डिफरेंट आए, लेकिन यही आप डाइस को 100 टाइम टॉस करिए, उसमें से कितने टाइम इवन आया है वो कैलकुलेट करिए, देन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए, तो 50% चांस है कि आपके इवन नंबर आने के, अप्रोक्सीमेटली वही आएगा। आई थिंक क्लियर है ये क्वेश्चन। मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। सपोज दैट यू हैव रोल 6 साइडेड डाइस 12 टाइम। ठीक है, एक डाइस को 12 टाइम आपने रोल किया है, एंड गेट 3 टाइम्स। ठीक है, तो टोटल एक्सपेरिमेंट कितने टाइम हुआ है? 12 टाइम। एंड नंबर 3 इज 3 टाइम्स। ऑन टॉप लिख सकता हूं, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 3? तो जो आउटकम है कितने टाइम आया? 3 टाइम, और सैंपल स्पेस का साइज क्या है? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 क्या आ जाएगा? गेटिंग 3 क्या आ जाएगा? 3/12 यानी कि 1/4। 12 टाइम एक्सपेरिमेंट किया, उसमें 3 टाइम 3 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी 3/12। सिंपल एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोसेस। व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रोलिंग 3? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम डाइस को 1 टाइम रोल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते हैं। तो रोल्स में सैंपल स्पेस क्या आएगा? सॉरी, डाइस में सैंपल स्पेस क्या होगा? इट इज आइदर 1 2 3 4 5 और 6, कोई भी एक आउटकम आ सकता है। इवेंट क्या है? इवेंट क्या होता है? जो आपका फेवरेबल केस, फेवरेबल केस जो हमें रिक्वायरमेंट है वो क्या है? गेटिंग 3। तो उसके लिए कितनी चॉइसेस है? ओनली 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज इक्वल टू 1 फेवरेबल केस की 3 आना चाहिए, इस टोटल केस इज 6, इट इज 1/6 प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज द theoretical probability or this is the experimental probability. Clear? What might these probability different? Sorry, why might these probability different? What would you expect to happen if you roll dice 60 times, 600 times, 6000 times? तो यहां आपको इसका आंसर कहां से देना है? By law of large limit law of probability. वो क्या है कि अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को लार्ज नंबर ऑफ टाइम करेंगे तो जो उसकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है इज ऑलवेज इक्वल टू थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि इट शुड बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1/6। तो आप यहां आंसर देंगे, इफ वी डू दिस एक्सपेरिमेंट 600 टाइम और 60 टाइम और 6000 टाइम, योर प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू 1/6। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के इक्वल आने लग जाती है, उसके पास में जाने लग जाती है। और जब पास में जाते हैं किसी वैल्यू के तो दैट इज कॉल्ड टेंडिंग पोजीशन। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये डिफरेंट क्यों आ रही है? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मे और मे नॉट बी इक्वल टू theoretical probability in general, but for large number of experiment the experimental probability tending to the theoretical probability, so implies for 60 600 and 6000 times the probability getting closer to 1/6। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन। आई थिंक क्लियर है ये क्वेश्चंस। मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 पे। हम सैंपल स्पेस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, हम इवेंट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, कुछ एक आधी डेफिनेशन और ऐड होगी वो मैं साथ के साथ ऐड करूंगा और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। When a single 6-sided dice is rolled, what is total number of possible outcome in a sample space? बेसिक सा क्वेश्चन है। एक डाइस को रोल कर रहे हैं, रोज ही रोल करते हैं आप, बहुत सारे गेम खेलते रहते हैं डाइस का यूज करके। तो क्या आउटकम हो सकते हैं डाइस को रोल करने के? हर फेस पे 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट और 6 डॉट। तो सैंपल स्पेस डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं? सैंपल स्पेस इज
इट कैन बी 1 2 3 4 5 एंड 6। बस यही आपका आंसर है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट राइट डाउन दिस सैंपल स्पेस। तो जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनका सैंपल स्पेस लिखना है। रोलिंग अ डाइस एंड टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, तो एक आपके पास डाइस है जिसको आपको रोल करना है, ठीक है, और एक आपके पास कॉइन है जिसको हमें थ्रो करना है। ठीक है, इस पे हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। यहां पे सिंगल डॉट हो सकता है, 5 डॉट हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी 3 डॉट्स भी हो सकते हैं। तो यहां से जो आउटकम्स आएंगे, यहां से आउटकम क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहां से आउटकम क्या आएंगे, आइदर हेड और टेल। ठीक है, अब आउटकम क्या हो सकते हैं, दोनों को एक साथ करना है। तो डाइस पे 1 आ सकता है, इस पे हेड आ सकता है, डाइस पे 1 आ सकता है, इस पे टेल आ सकता है। तो आउटकम क्या हो सकते हैं, सैंपल स्पेस। तो ये हमारा पार्ट 1 चल रहा है। वो क्या हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है, 3 हेड हो सकता है, 4 विद हेड हो सकता है, सॉरी, हाँ 4 विद हेड, 5 एंड हेड, एंड डाइस पे 6 आ जाए और कॉइन पे हेड आ जाए, क्योंकि दोनों को एक साथ थ्रो किया जा रहा है। या डाइस पे 1 आ जाए और कॉइन पे टेल आ जाए, 2T, 3 एंड टेल, 4 टेल, 5 के साथ टेल एंड 6 टेल। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस, जिसको NS से मैं डिनोट करूंगा, ये कितने का पॉइंट है, 6 और ये 6, तो टोटल कितने एलिमेंट है, 12। सेकेंड, चूजिंग अ रैंडम नंबर बिटवीन -5 to 5। एक बॉक्स है जिसमें नंबर्स का एक टिप्स पर शीट्स बने पड़ी हैं, जिसमें नंबर राइट डाउन है -5 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 एंड 5 तक। तो उसमें से कोई भी एक शीट पिक करेंगे तो उसमें कौन सा नंबर आ सकता है, -5 से 5 के बीच में। तो यहां पे डायरेक्टली सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, इट इज कैन बी -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने एलिमेंट हैं इस सैंपल स्पेस में, 11 एलिमेंट है। -5 से 5, तो 5 नेगेटिव नंबर, 5 पॉजिटिव नंबर और एक 0। नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेनिंग 5 ग्रीन एंड अ रेड बॉल, अब 1 ड्रॉ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम। एक बॉल ड्रॉ हो रही है, तो वो बॉल या तो रेड कलर की होगी या कौन से कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी। तो यहां पे सैंपल स्पेस क्या हो गया, आइदर इट इज अ रेड कलर और ग्रीन कलर। ठीक है, तो हर एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ विलेज फेयर 3 पॉपुलर स्नैक्स आर अवेलेबल, समोसा, पकोड़ा, भाजी। फॉर अ ड्रिंक विलेजर कैन चूज आइदर चाय और लस्सी। लिस्ट द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल स्नैक्स एंड ड्रिंक कॉम्बिनेशन अ पर्सन कुड चूज एट द फेयर। तो आपके पास जो स्नैक्स हैं उसके लिए क्या चॉइसेस है, कई चॉइसेस है। वो क्या हो सकता है, मैं समोसा को S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, B पकोड़ा के लिए और B भाजी के लिए। और जो ड्रिंक है उसके लिए क्या चॉइसेस है,
वो चाय हो सकती है या लस्सी हो सकती है। सी और एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कोई भी एक पर्सन आएगा, वो क्या हो सकता है, समोसा विद चाय, समोसा विद लस्सी, पकोड़ा विद चाय, पकोड़ा विद लस्सी, भाजी विद चाय, भाजी विद लस्सी। तो क्या हो सकता है सैंपल स्पेस, पी विद सी, पी विद एल, सॉरी एस, समोसा चाय, समोसा लस्सी, देन पकोड़ा विद चाय, पकोड़ा विद लस्सी, एंड देन भाजी विद चाय और भाजी विद लस्सी। तो कितने एलिमेंट है सैंपल स्पेस में, 6 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू 6 एलिमेंट। सेकंड कह रहा है लिस्ट द इवेंट सेलेक्टिंग समोसा एज अ स्नैक्स। तो इवेंट क्या है, पर्सन जो है वो स्नैक्स में क्या पिक कर रहा है, समोसा। तो समोसा विद चाय पिक कर सकता है या समोसा विद लस्सी पिक कर सकता है। तो दिस इज योर इवेंट। और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट चाहिए तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, इवेंट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई फेवरेबल केस अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। तो इट इज 2/6 यानी कि 1/3। ये भी फाइंड करवा सकता है आपसे, यहां इस क्वेश्चन में नहीं है बट ये आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना फाइंड करवा। आई थिंक क्लियर है ये। इसी में आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपका क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का टी डायग्राम बनाना और उस टी डायग्राम की हेल्प से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। तो मैं एग्जांपल से इसको समझाऊंगा, इजीली कलेक्ट हो जाएगा। जैसे एक्सपेरिमेंट आर टॉस आ फेयर कॉइन 2 टाइम्स, एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया तो क्या होगा, फर्स्ट टॉस में क्या होगा, आपके कॉइन पे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। और यहां पे सेकेंड टॉस, तो फर्स्ट टॉस में हेड आ गया, ठीक है। 2 बार टॉस किया, फाइनल आउटकम हमें देखना है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। और यहां पहली बार हेड आ गया तो सेकंड टाइम आपने एक बार टॉस कर लिया, देखिए फिर कॉइन उठा लिया। जब सेकंड टाइम टॉस करेंगे तो जो फर्स्ट टाइम हेड आया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि सेकंड टाइम क्या आने वाला है। दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट और इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। एक बार एक्सपेरिमेंट करने पे उसका सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट करने पे इफेक्ट नहीं आए। जैसे इसी एग्जांपल को दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड हैं और 6 ब्लू बॉल्स हैं। फर्स्ट टाइम एक बॉल पिक कर ली, वो क्या आ सकती है, या तो रेड आ सकती है या ब्लू आ सकती है। फिर सेकंड पर्सन आया, उसने फिर एक बॉल पिक करी। तो इनिशियली 5 रेड थी, 6 ग्रीन बॉल थी या ब्लू बॉल थी, कोई भी आप अज्यूम कर सकते हैं। टोटल 11 बॉल्स थी, 11 में से उसने एक रेड पिक करी, उसने वापस रिप्लेस नहीं करी, उसने साइड में रख ली। सेकंड पर्सन आया, उसने 10 में से एक बॉल पिक करी है, तो प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। तो जो सेकंड ट्रायल है वो फर्स्ट ट्रायल पे डिपेंडेंट हो रहा है कि फर्स्ट ट्रायल में अगर रेड आ गई तो सेकंड में रेड आने के चांसेस कम हो जाएंगे। फर्स्ट ट्रायल में अगर ग्रीन आ गई तो सेकंड में ग्रीन आने के चांसेस कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स कम हो रही हैं। तो दीज आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। और इंडिपेंडेंट क्या है, अगर मैं इसी बॉल के बॉक्स में से एक बॉल पिक करता हूं और उसका कलर नोट डाउन कर लेता हूं और उसको रिप्लेस कर देता, वापिस रख देता हूं, एंड सेकंड पर्सन आया, उसने बॉल पिक करी, तो जो सेकंड पर्सन बॉल पिक कर रहा है उसके बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी और फर्स्ट पर्सन के बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स बॉक्स में सेम है और रैंडमली हम पिक कर रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट। तो डिपेंडेंट का मीनिंग क्या है,
जब उसी ट्रायल को सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम अप्लाई करेंगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग आउटकम वो चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी रिमेन सेम दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। जैसे टॉस के केस में फर्स्ट टाइम हमने टॉस किया, हेड आए या टेल आए, सेकेंड टाइम टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। दीज बोथ ट्रायल आर इंडिपेंडेंट ट्रायल। ठीक है, इसका डिटेल में इस क्लास में बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आगे की क्लासेस में आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत सारी चीजें ये यूज। क्लियर? तो यहां हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो बेसिकली कितनी थी, 1/2। यहां टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब सेकंड टॉस में, फर्स्ट टॉस में हेड आया, सेकंड टॉस में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सेकंड टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, अगेन 1/2। फाइनल आउटकम क्या होगा, दोनों एक्सपेरिमेंट का हेड एंड हेड होगा, या पहले एक्सपेरिमेंट में हेड आया सेकंड में टेल आया। सेम चीज, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हेड आया तो सेकंड में इट कैन बी हेड और इट कैन बी टेल। इसकी प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे आउटकम क्या आ गया, पहले टेल आया देन हेड आया, यहां पे पहले टेल आया फिर टेल आया। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो इस ट्री पे चले जाइए, यहां पे 1/2, यहां पे 1/2, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यहां प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, हेड हेड आने की 1/4। टेल टेल हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी वो क्या आ जाएगी, अगेन 1/4। टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 अगेन 1/4, और टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/4। तो करना क्या है, यहां जो प्रोबेबिलिटी आई, यहां जो प्रोबेबिलिटी आई, ये जो फ्लो बन रहा है इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट करते रहिए। क्लियर? ये प्रोबेबिलिटी। और मुझे अगर एक इवेंट वो दे देता, इवेंट हेड टेल और टेल आने की, या वन हेड एंड वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी, वन हेड एंड वन टेल इवेंट है, वन टेल ओ एंड वन हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखनी है। तो आपके पास फेवरेबल केस कितने हैं, दिस। फेवरेबल केस कितने हैं, दिस। तो क्या करेंगे, 2 फेवरेबल केस हैं और टोटल केस कितने हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी 1/2। और आगे जाके जब हम थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाएंगे तो मैं इंडिपेंडेंट इवेंट भी यूज करूंगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी आ जाएगी, बट वो अभी नहीं करना है हमें। क्लियर है? तो दिस डायग्राम इज कॉल्ड ट्री डायग्राम। तो यहां पे हमने स्टार्ट किया, पहले एक्सपेरिमेंट में या तो हेड आया या टेल आया, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में पहले एक्सपेरिमेंट में हेड आया तो उसके साथ हेड या टेल आ सकता है, फिर टेल आया तो हेड और टेल आ सकता है। तो आपसे वो ट्री डायग्राम बना सकता है, देन किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा सकता है। जैसे इसी में जो आपकी एक्सरसाइज है उसके मैं क्वेश्चन करवाता हूं। तो आपको एक्सरसाइज 7.4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देयर आर 2 फ्रूट बास्केट ए एंड बी, बास्केट ए हैज 1 एप्पल एंड 2 ऑरेंज। ठीक है, बास्केट बी हैज 1 बनाना एंड 1 मैंगो। तो जो ए बास्केट है उसमें आपके पास एक एप्पल है A1 और एक से ऑरेंज O1 और एक ऑरेंज O2, और बास्केट बी में जो है एक बनाना आ जाएगा, इट इज B1, और एक मैंगो आ जाएगा से M1, और BM लिख सकते हैं। क्लियर? तो ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। तो पहले अगर मैं बास्केट, मान लीजिए किसी एक पर्सन ने कोई एक फ्रूट पिक करा, तो वो डेफिनेटली या तो बास्केट ए में से पहले पिक करेगा या बास्केट बी में से पिक करेगा। ठीक है, तो बास्केट ए अज्यूम कर रहे हैं कि पहले पिक कर रहे हैं, तो बास्केट ए में से जब भी पिक करेगा वो इट कैन बी एन एप्पल और इट कैन बी एन ऑरेंज। तो यहां पे देखिए सैंपल स्पेस का साइज क्या है, बास्केट ए में से कोई फ्रूट पिक करने के लिए कौन कौन सी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं,
इट कैन बी एप्पल और इट कैन बी एनी ऑफ दी ऑरेंज। ऑरेंज कितने हैं? 2। तो सैंपल स्पेस में 3 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एप्पल ए वो क्या आ जाएगी आपके पास? सैंपल स्पेस में 3 एलिमेंट और ए आने की चॉइस इज 1, फेवरेबल केस 1, तो 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज, फेवरेबल केस कितने हैं? 2। कितने ऑरेंज है? 2। तो दोनों में से कोई भी एक पिक हो सकता है, तो फेवरेबल केस इज 2, सैंपल स्पेस का साइज 3। क्लियर? तो बास्केट ए में से वो पर्सन या तो एप्पल पिक कर सकता है, एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज। क्लियर? उसके बाद वो बास्केट बी में से पिक करेगा। बास्केट बी में क्या है? या तो बनाना है या मैंगो है। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बनाना, बनाना के लिए चॉइसेस 1 अपॉन टोटल चॉइसेस 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैंगो इज 1/2। अब फर्स्ट बास्केट में से वो एप्पल पिक कर सकता है, सेकंड में से वो बनाना पिक कर सकता है, फर्स्ट में से एप्पल पिक कर सकता है, सेकंड में मैंगो पिक कर सकता है। तो ये इसके लिए 2 करस्पॉन्डिंग चॉइसेस, इसके लिए फर्दर 2 करस्पॉन्डिंग चॉइसेस। तो यहां पे एप्पल एंड बनाना आ सकता है उस पर्सन के पास, एप्पल एंड मैंगो आ सकता है, ऑरेंज एंड बनाना आ सकता है, ऑरेंज एंड मैंगो आ सकता है। ये 4 चॉइसेस है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या आ गया आपके पास? एस, सैंपल स्पेस। उसके पास एप्पल एंड बनाना आ सकता है, एप्पल एंड मैंगो आ सकता है, ऑरेंज एंड बनाना आ सकता है, ऑरेंज एंड मैंगो आ सकता है। यही चॉइस होगी। अब यहां पे ये नहीं कि O1 आ गया, पहला ऑरेंज आ सकता है, दूसरा ऑरेंज आ सकता है, पहला बनाना आ सकता है, दूसरा, ऐसा नहीं लिखेंगे। ऑरेंज तो ऑरेंज है ना, O1 आए या O2 आए। मैंने यहां 2 नोटेशन दिया, O1 O2। तो ऑरेंज एक फ्रूट है, कैटेगरी है, तो सैंपल स्पेस के लिए ये चॉइसेस है। अब आपसे वो पूछता है प्रोबेबिलिटी, लिस्ट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिस्ट हो गया, ट्री डायग्राम ड्रॉ हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पिकिंग 1 एप्पल एंड 1 बनाना? एप्पल एंड बनाना, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो एक तो मेथड है टी डायग्राम से, एप्पल आने के लिए चांसेस 1/3, बनाना आने के लिए चांसेस 1/2, दोनों का प्रोडक्ट 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एप्पल एंड बनाना is 1/3 into 1/2 is equal to 1/6। ये बेनिफिट है टी डायग्राम का, ट्री डायग्राम का। या हम डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं। ये कैसे देख रहा हूं? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कोमा बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी। ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे इवेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। मैं फर्स्ट बास्केट में से क्या पिक कर रहा हूं, इट डज नॉट मैटर कि मैं सेकेंड बास्केट में क्या पिक करूंगा। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, और जब भी इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 1/2। तो डायरेक्टली 1/6। वो आप ट्री डायग्राम से डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ OM, तो इसको आप डायरेक्टली लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ OM, ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 एंड मैंगो आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो टोटल कितनी आ जाएगी? 1/3, विच इज अ प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑरेंज एंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग मैंगो। इट इज 1/3। आई थिंक क्लियर है ट्री बनाने का बेनिफिट। मूव करते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये आपकी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है। Let's say that you have a box containing 3 red pen, 4 black pens and 2 green pens। तो आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ रेड पेन्स हैं, ठीक है,
तो ये एक बॉक्स बना लेते हैं, दिस इज योर बॉक्स। इसमें रेड पेन्स हैं, कितने रेड पेन्स हैं? 3। देन ब्लैक पेन है से 4 और ग्रीन पेन है से 2। ठीक है, यू पिक अ पेन विदाउट लुकिंग, रैंडमली एक पेन पिक कर लिया विदाउट लुकिंग फ्रॉम अ बॉक्स एंड पुट इट बैक, उसको वापस रख दिया। तो ये वापस रखने से बेनिफिट क्या हुआ? जब मैं सेकेंड टाइम पेन पिक करूंगा तो जो ये ट्रायल होगा वो फर्स्ट ट्रायल से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। कितने टोटल पेन है आपके पास? 9 पेन्स हैं। फर्स्ट टाइम भी 9 में से कोई एक पिक होगा, सेकेंड टाइम भी 9 में से एक पिक होगा, तो प्रोबेबिलिटी डज नॉट चेंज, इंप्लाइज दिस बोथ ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। क्लियर? अगर ये नहीं कहता विदाउट लुक विद फ्रॉम द बैक एंड पुट इट बैक, अगर ये वर्ड यूज नहीं करता कि पुट इट बैक, तो ये डिपेंडेंट इवेंट आ जाते। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो हमें नहीं कवर करने, वो आगे जाके कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ पेन कलर? कैन यू ड्रॉ अ ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटिंग पॉसिबल आउटकम? तो फर्स्ट टाइम आपके पास रेड पेन आ सकता है, ब्लू पेन आ सकता है, ग्रीन पेन आ सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल पेन्स कितने हैं? इज 9। रेड पेन कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड पेन 4/9, 9 में से कोई भी 4 पिक हो सकते हैं। ग्रीन पेन कितने हैं हमारे पास? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन पेन इज 2/9। और ब्लू पेन रेड पेन 3 है, तो इट इज 3/9। एंड ब्लू पेन्स हमारे पास 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू पेन इज 4/9। तो फर्स्ट पिक जब होगा उसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/9, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 4/9, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 2/9। ये आप हम मेंशन करेंगे जब भी ट्री डायग्राम बनाएंगे। पोल वापस रिप्लेस कर दी। सेकेंड केस में अगेन इट कैन बी रेड, फर्स्ट अटेम्प्ट में रेड आया, फिर दोबारा उसने पिक करा, तो इट कैन बी रेड, इट कैन बी ब्लू एंड इट कैन बी ग्रीन। प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी क्योंकि बॉल ऑलरेडी रिप्लेस कर दी। अगर बॉल रिप्लेस ना की होती तो रेड बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है। अब देखो दोनों केसेस में चेंज कहां आएगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। अगर रेड बॉल ऑलरेडी पिक होगी, रेड कितनी थी हमारे पास? 3 थी, एक ऑलरेडी निकल गई। अगर रिप्लेसमेंट नहीं होती, रिप्लेसमेंट यानी कि पुट इट बैक ना होता, तो फिर यहां प्रोबेबिलिटी क्या थी? 2/8, क्योंकि एक बॉल तो ऑलरेडी जा चुकी है। यहां क्या था? 4/8। यहां क्या था? यहां 4/8 और यहां 2/8, क्योंकि रेड बॉल निकल चुकी है। यहां क्या चेंज होता? अगर ब्लू बॉल निकल चुकी होती तो एक ब्लू बॉल कम हो जाती, या था 3/8, या था 3/9, या था 2/9। यहां पे अगर ग्रीन बॉल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गई होती तो ये क्या था आपके पास? 1/9, 1/8, 4/8 एंड 3/8। ये चेंज होता है अगर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि हम पहली बार पिक करने के बाद वापस बॉल को बॉक्स में नहीं रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्री डायग्राम बनाना है। ये विद रिप्लेसमेंट यानी कि हम बॉल को वापस पिक कर रहे हैं, तो ये चांसेस आगे। तो फाइनली आउटकम क्या हो सकता है? दोनों अटेम्प्ट में रेड हो सकती हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में रेड, सेकंड में ब्लू, फर्स्ट में रेड, सेकंड में ग्रीन, फर्स्ट में ब्लू, सेकंड में ग्रीन रेड, ब्लू एंड ब्लू, ब्लू एंड ग्रीन, ग्रीन एंड रेड, ग्रीन एंड ब्लू एंड ग्रीन एंड ग्रीन। तो आपके टोटल कितने आउटकम हो गए? 3, 6, 9। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 9 हो गई। ठीक है, कैन यू यूज द T-ग्राम गेस द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ यू एंड योर फ्रेंड पिक पेन ऑफ सेम कलर? आपकी और आपके फ्रेंड, पहला मैंने पिक करा और सेकंड मेरे फ्रेंड ने पेन पिक करा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ये चांसेस है, सेकंड मेरे फ्रेंड के ये चांसेस है। ओवरऑल हमारे ये कॉम्बिनेशन है। हमें क्या चाहिए? दोनों के पास सेम कलर का पेन हो जाए। तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? दिस वन
ठीक है, रेड रेड आ जाए दोनों के पास ब्लू ब्लू आ जाए और दोनों के पास ग्रीन ग्रीन आ जाए, तो फेवरेबल केस कितने हो गए? 3। टोटल केस कितने हो गए? 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गेटिंग सेम कलर वो क्या हो जाएगा? 3/9, दैट इज 1/9। क्लियर है? तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर है आपका ट्री डायग्राम का, और उससे प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। तो आप इन सारी एक्सरसाइज को ट्राई करिए, और जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है आपका इतना बेसिक सा कंसेप्ट है, और यहां से ऑलमोस्ट 5-6 मार्क्स का पेपर जरूर पूछा जाएगा, और मैक्सिमम चांस है कि एक ट्री डायग्राम बना जाएगा, एक कोई आपको बेसिक सा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा लेगा। बहुत डीप ड्राइव नहीं जाना, बहुत डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आपसे पूछा जा रहा है। यहां आगे जब स्टैट्स का एक्स्ट्रा पोर्शन आएगा हायर क्लासेस में, तो वहां आपको एडिशनल चीजें ऐड करनी होगी। अभी के लिए इतना ही पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।